हेलो स्टूडेंट्स, ट्रैकर वन पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। द बेस्ट एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है मैटर एंड देयर स्टेट्स, यानी द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। ठीक है, तो आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं वे क्या करें, सबसे पहले हमारे चैनल के जस्ट बगल रेड सब्सक्राइब का एक बटन है उसको दबाएं और उसके जस्ट बगल एक बेल आइकन है, बेल को भी दबा दें जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को। सबसे पहले हम जानते हैं क्या है द्रव्य और उसके बाद जानेंगे उसकी अवस्थाएं। तो द्रव्य के बारे में जान लेते हैं। द्रव्य की बात जो कही गई है, द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। मैटर यानी द्रव्य, और इसे दूसरे शब्द में कहते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की जो पहले डिफिनीशन दी गई थी, ओल्ड डिफिनीशन, पुरानी परिभाषा है, ठीक है, प्राचीन काल में जो चलती थी वो परिभाषा ये कहती है लकड़ी के गुटके व रेत के कण, लकड़ी के गुटके व रेत के कण एक समान सतत हैं तो वे क्या कहलाते हैं, यानी इस तरीके का कोई भी वस्तु है तो वह पदार्थ कहलाता है। यानी पहले डेफिनेशन दी गई थी कि जो लकड़ी के गुटके के समान सतत है या रेत के कण के जैसे हैं वे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार यह बात भी रखी गई है, लेकिन उसको दूसरे अंदाज से। देखिए, आइए उसको समझते हैं वो क्या है। यानी द्रव्य वे वस्तुएं होती हैं जिनका आकार होता है, यानी द्रव्य वे वस्तुएं होती हैं जिनका आकार होता है, आयतन होता है और जो वस्तुएं क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। यानी एक बार फिर से देख लेते हैं, द्रव्य वे वस्तुएं होती हैं जिनका आकार होता है, आयतन होता है और स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, लिख देते हैं, यानी जिनका आकार होगा, आयतन होगा और स्थान घेरेंगी। ठीक है, यानी आकार, आयतन और स्थान घेरती हैं। अब बात आती है कि हम वस्तु यानी पदार्थ किसे कह सकते हैं। जैसे हवा। अब आपके मन में सस्पेंस है, हवा क्या पदार्थ है? बिल्कुल, गैस यानी हवा पदार्थ है। पदार्थ में, हवा में क्या होते हैं, धूल, मिट्टी और ऑक्सीजन गैस के बहुत महीन महीन कण, जिनको सिर्फ हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे हम इस कमरे में खड़े हैं, हमारे सामने खूब ऑक्सीजन यानी गैसेस हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं। क्यों? हम जैसे श्वसन लेते हैं, श्वास खींचते हैं तो ये ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो ये जो गैस है ये हमारा क्या है, द्रव्य है। इसके बाद लकड़ी आप देख ही रहे हैं, इसको हम छू रहे हैं, ये लकड़ी का ही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका क्या है, द्रव्य है। इसके बाद पानी आप छूते हैं, देखते हैं, ये पानी के अंदर आप देखते हैं कण उपस्थित होते हैं, तो पानी भी क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे द्रव्य क्या होता है, जिसमें आकार, आयतन, स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। इसमें एक लाइन अगर और जोड़ दिया जाए तो शायद आप इसको और अच्छे समझेंगे। जिनको ज्ञानेंद्रियों यानी हमारी इंद्रियों द्वारा जिनको अनुभव भी किया जा सके। अब आपके सामने ये सस्पेंस की बात नहीं रह जाएगी कि आप किसे द्रव कहेंगे। अब बात आगे करते हैं, द्रव की अवस्थाएं। ठीक है, तो अब आइए द्रव की अवस्था के बारे में जान लेते हैं। द्रव की अवस्था के बारे में जान लेते हैं। द्रव की तीन अवस्था है। द्रव की तीन अवस्था है। द्रव्य की तीन अवस्था है। ठीक है, द्रव्य की तीन अवस्था है, लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे। हाल ही में जो वैज्ञानिक शोध हुई हैं उसमें दो अवस्थाएं और बढ़ी हैं, यानी द्रव्य की कुल हो गई हैं 5 अवस्था, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, 3 अवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम तीनों अवस्था को देख लेते हैं, 2 अवस्था हम उसको भी बता देते हैं। पहली अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। ठीक, एक शब्द बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड। इसका मतलब होता है तरल।
ठीक है। तरल यानी तरल वह अवस्था है, चाहे वो द्रव और गैस, इन दोनों अवस्थाओं को कंबाइन रूप से हम तरल कहते हैं। चाहे द्रव हो और चाहे गैस हो, इन दोनों को कंबाइन रूप से हम कहते हैं फ्लूइड। अब बात आती है 3 अवस्था तो द्रव्य की हैं, ये कौन कौन सी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देखेंगे। यानी पहले ठोस, ठीक, जिसे हम कहते हैं सॉलिड। ठोस क्या होता है? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार आयतन निश्चित होता है, जिनका आकार आयतन निश्चित होता है, ये एक सामान्य परिभाषा है। जिनका आकार आयतन निश्चित होता है वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक। दूसरा, इस ठोस की एक विशेष परिभाषा है। ठोस में पदार्थ के कण, जैसे अणु, परमाणु, कैमरामैन से कहना चाहेंगे क्या ये साफ आ रहा है इधर की बातें? ठीक है। परमाणु, आयन, यानी ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं, अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, ये सब बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब ये होता है कि इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, यानी कणों के मध्य, वह बहुत प्रभावी होता है। यानी इनके मध्य कार्य करने वाला अंतरा आणविक बल बहुत प्रबल होता है। क्या होता है? बहुत प्रबल होता है, ठीक है। अब बात यहीं पर बन जाती है, क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनेगा अभी इसमें हम देख लेंगे, क्योंकि ये बात बहुत समझने योग्य है। इसके बाद बात आती है द्रव की, ठीक है। इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसका स्वरूप ले लेंगे। अगर आप किसी पीपे में रखेंगे तो पीपे का, अगर आप भगोने में रखेंगे तो भगोने का, या अगर आप जग में रखेंगे तो जग का। यानी आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। यानी द्रव वे पदार्थ होते हैं, यानी वे वस्तुएं हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जो द्रव के कण होते हैं, यानी द्रव के जो छोटे कण होते हैं, चाहे वह अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, ये अंतरा आणविक बल तो लगाते हैं, अंतरा आणविक बल तो लगाते हैं, लेकिन यह बल ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होता है। यानी इस बात को आप समझिए कि अंतरा आणविक बल ठोस में सबसे ज्यादा और द्रव में उससे कम होता है। अब डिस्कस करते हैं गैस की। गैस में क्या होता है? गैस के बारे में देख लेते हैं। गैस में क्या होता है? गैस के जो कण होते हैं, ना तो इनका आकार, यानी अगर किसी सिलेंडर में भर दी जाए तो जिस सिलेंडर में होंगे उसका आकार ले लेंगे, यानी जिस बाल्टी में रख दी जाए या कमरे में भी छोड़ दी जाए तो कमरे का आकार लेंगे, तो इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो अब यानी बात आती है, तो अब आप यहां पर देखें, ठोस में आकार आयतन दोनों निश्चित, यहां आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित, और गैस में दोनों निश्चित, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? यानी
अगर गैस की बात करें तो गैस के जो कण होते हैं वे क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई। यानी तो आपने देखा गैस में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो आप इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं वे वीडियो को पुश करके लिखते भी चलें। ठीक है, जिससे आप अगर नोट्स बना लेंगे तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो हेडिंग पढ़ेंगे। एक हेडिंग होता है अंतराआण्विक आकर्षण बल। अंतराआण्विक आकर्षण बल, अंतराआण्विक आकर्षण बल क्या होता है, शब्द से ही यहां से स्पष्ट हो जाता है कि अंतराआण्विक यानी अणुओं के बीच, यानी दो अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल, यानी दो अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, अंतराआण्विक आकर्षण बल कहते हैं। यानी अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल, अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल। ठीक, अब बात आती है अंतराआण्विक अवकाश किसे कहते हैं। आणविक अवकाश, तो अवकाश मतलब होता है छूटा हुआ स्थान, यानी कुछ छूट। तो जब बात आती है कि जब ठोस का आप स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं कि सॉलिड के स्वरूप में ऐसे छोटे छोटे कण आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ये कण ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब क्या होता है, इन कणों के बीच कहीं ना कहीं अगर इसको एक हम आकार रूप बनाएं तो आप ऐसे देखेंगे, इन कणों के बीच आपस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस यानी दूरी रह जाती है, कुछ छिद्र स्थान रह जाते हैं। यानी इनके बीच जो रंध्र रह जाता है उसी अवकाश को हम क्या कहते हैं, अंतराआण्विक अवकाश। यानी दो शब्द हम जान गए, अंतराआण्विक आकर्षण बल क्या है, यानी दो अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल, और अवकाश क्या है, यानी अणुओं के बीच छोटे छोटे अवकाश। अब बात आती है कि किसके बीच अवकाश कम, किसके बीच ज्यादा होता है। तो जो ठोस होता है उनके पास जो अंतराआण्विक अवकाश है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जबकि गैस में यह अंतराआण्विक अवकाश बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे हम बात करते हैं अगले हेडिंग पर। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है हमारा, जो है अगला हेडिंग है गलनांक। अगला हेडिंग जो देखने जा रहे हैं, गलनांक। गलनांक क्या होता है, तो गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस क्या हो जाता है, पिघल जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। तो गलनांक क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर वह क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, ठोस पिघलने लगता है, ठोस पिघलने लगता है। ठीक, तो ये गलनांक कहलाता है। ठीक, अब बात आती है कि कब कोई पदार्थ पिघलेगा, तो हम जल के लिए कहते हैं जल। तो जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। ठीक है, तो गलनांक क्या हुआ कि जब कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है। इसके बाद जो अगली हेडिंग है क्वथनांक। क्वथनांक, तो क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह ताप, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह ताप जिस पर कोई भी द्रव क्या हो, उबलने लगे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप ये दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगे,
अब बात आती है, क्या गलनांक सभी पदार्थ के लिए एक होगा और क्वथनांक सभी पदार्थ के लिए एक होगा? नहीं, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक सभी पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। चाहे दूध हो, घी हो, पानी हो, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोलियम हो, सबके लिए गलनांक, क्वथनांक अलग अलग होता है। अगले जो हेडिंग आती है वो आती है ऊर्ध्वपातन, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए। ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए? गैस में। इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ? तो आप जैसे जानते हैं नवसादर, नवसादर NH4Cl, ठीक है, कपूर, ठीक, उसके बाद आयोडीन। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नवसादर, ठीक है, नवसादर को अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसके बाद जो बात आती है कपूर और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। आप इस सब चीज़ों को नोट करते रहें, नहीं तो जब हम अभी आपको बताएंगे तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगला है हिमांक। हिमांक किसी पदार्थ के लिए वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस में ठोस में बदल जाए। किसी पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर वह द्रव सीधे किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए, यानी लिक्विड चेंज टू किस में? सॉलिड में, ठीक है। हिमांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव ठोस बदल जाए, वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला देखेंगे वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक। अब वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ का वह ताप, यानी वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ का वह ताप जो उस पदार्थ को भाप बना दे, यानी जो उस द्रव को भाप में ले जाए। जैसे पानी के लिए आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करें तो वह सीधे क्या हो जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो यानी वह ताप जिस पर किसी वायुमंडलीय दाब पर जिस पर कोई द्रव किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, सीधे वाष्प में बदल जाए, ठीक है। इसके बाद अगला जो है टॉपिक जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है समांगी द्रव्य। तो समांगी द्रव, समांगी द्रव्य की बात हो रही थी। तो समांगी द्रव क्या होता, द्रव्य क्या होता है? जब दिए गए द्रव्य का संगठन एक जैसा हो तो क्या कहलाएगा? समांगी द्रव्य। जैसे सीधा नमक, तो नमक अगर पूरा बंडल ले लिया जाए, एक पन्नी ले लिया जाए, तो उसमें नमक एक ही जैसा होगा संगठन। जल, ठीक है, तो ऐसा संगठन क्या कहलाएगा? समांगी संगठन। विषमांगी क्या होगा? जब दिया गया संगठन एक जैसा ना हो, थोड़ा सा जैसा हो गया था संगठन, एक जैसा ना हो, ठीक है। अब जैसे कोई मिश्रण जहां मिश्रित कर दिया था तो वो क्या कहलाता है? विषमांगी द्रव्य कहलाता है। तो आपने आज द्रव्य और उसकी अवस्थाओं का पहला लेक्चर देखा। आप लोगों को कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो सेकंड वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ट्रैकर 1 पर, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।